Hello. Good morning, students. Students, bedtime is good teacher. It teaches us a good lesson for our life. स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वायरस हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक अच्छा पाठ पढ़ा के जाएगा, जिसमें पहला पाठ होगा स्वच्छता का, दूसरा पाठ होगा बचत का और तीसरा पाठ होगा ऑनलाइन एजुकेशन का। तो आप जितनी भी ऑनलाइन क्लास लग रही हैं सभी को अटेंड कीजिए और साथ में जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रेरित कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय में हमने संज्ञा पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए और समझिए। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम, यानी जो शब्द सभी के नाम के आगे प्रयुक्त हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी के नाम के आगे प्रयुक्त हो, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रमेश भोजन कर रहा है। रमेश भोजन कर रहा है, ये क्या है? ये संज्ञा है। सर्वनाम क्या होता है? वह भोजन कर रहा है। तो ये रमेश क्या है? रमेश है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो वह शब्द क्या हुआ? वह हुआ सर्वनाम। जैसे कि वह, मैं, तुम, तुम्हारा आदि शब्द क्या होते हैं? आदि शब्द सर्वनाम होते हैं। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसी को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। देखिए और समझिए। देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वक्ता,
जो बात को कहने वाला होता है, जैसे कि जो वक्ता होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, उत्तम पुरुष हुई। मैं क्या हुई, यहाँ पर उत्तम पुरुष हुई। तो यानी जहां पर मैं का बोध हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुषवाचक में जैसे कि शब्द आते हैं मैं, मेरा, हम। अब हम में भी मैं शामिल हूं, हम, हमारा आदि। ये सारे शब्द किस में आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। अब दूसरा आता है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाला आता है, यानी जैसे कि आप किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि शब्द। देखिए, जैसे कि तुम, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। तुम, तुम्हारा, आप और आपका, ये सारे शब्द किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आएंगे। अब आता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा व्यक्ति आता है, न मैं न आप, बल्कि तीसरे व्यक्ति का जहां पर जिक्र होता है, वहां पर वो शब्द मध्यम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। जैसे कि वे, उसका, उनका आदि शब्द। जैसे कि वह, ये सारे शब्द किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ये हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए और समझिए। देखिए, निजवाचक सर्वनाम कहां पर होते हैं, जहां पर निज का बोध हो, जहां पर स्वयं का, खुद का बोध होता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी, ये सारे शब्द किस में गिने जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। जैसे स्वयं का, खुद का, अपना, अपनी। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना गृह कार्य खुद कर लूंगा, मैं अपना भोजन अपने आप बना लूंगा। तो इस प्रकार ये सारे शब्द किस में गिने जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, जहां स्वयं का बोध हो, स्वयं का बोध हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि स्वयं, खुद, अपना, अपनी, ये सारे शब्द किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए और समझिए। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चय, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से पता चलता हो, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता हो या पता चलता हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर पुस्तक की तरफ इशारा कौन कर रहा है, यह शब्द कर रहा है कि यही पुस्तक मेरी है, यह हिंदी की पुस्तक है, यही मेरी है, बाकी गणित की, इंग्लिश की पुस्तक मेरी नहीं है। तो यहाँ पर यह शब्द किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह निश्चित कर रहा है कि यह पुस्तक की मेरी है, बाकी मेरी नहीं है। जैसे कि यह शब्द है वह विद्यालय, वह विद्यालय, ओनली यह शब्द आएगा, पुस्तक शब्द तो संज्ञा में गिना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। दूसरा शब्द है जैसे कि वह विद्यालय, जैसे कि वह विद्यालय मेरा है, वो स्टूडेंट कह रहा है कि वह विद्यालय मेरा है, यानी वह विद्यालय मेरा है, बल्कि दूसरा विद्यालय मेरा नहीं है। तो वह शब्द किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे कि वे पुरुष, जैसे कि वे पुरुष खेती कर रहे हैं, वे पुरुष खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर वे पुरुष ही खेती कर रहे हैं, बल्कि दूसरे पुरुष खेती नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे शब्द भी किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखिए, जहां जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या
वस्तु का बोध होता हो, वस्तु का बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम आपकी क्लियर कि जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है जिन शब्दों से, वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। चौथा सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए और समझिए। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता हो, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई शब्द, कोई शब्द, जैसे कि अब मैं ये बोलूं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब ये तो पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है। कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रहा है, लड़की आ रही है, कोई स्त्री आ रही है, कोई पुरुष आ रहा है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है। तो यहाँ पर इसका बोध नहीं हो रहा है कि कौन आ रहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं कौन आ रहा है। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे कि पानी में कुछ पड़ा है, वाक्य हमारा क्या है, पानी में कुछ पड़ा है। अब पानी में कुछ पड़ा है, ये तो पता है अभी पानी में कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है पता नहीं, कोई पत्थर पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, कि कोई तिनका पड़ा है, इस बात का बोध नहीं हो रहा है। तो कुछ शब्द भी अनिश्चय की स्थिति को बनाए रखता है, इसलिए कुछ शब्द भी अनिश्चयवाचक में सर्वनाम में गिना जाएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहां अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आपकी अच्छी तरीके से क्लियर कि जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति का सही तरीके से निश्चय न हो, वो शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। पांचवा सर्वनाम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक सर्वनाम कहां पर होते हैं, जहां पर किसी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में आपस में संबंध बताया जाता हो, जहां पर दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में आपसी संबंध बताया जाता हो, आपसी तालमेल बताया जाता हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि इसमें शब्द आएंगे जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जितना, उतना। जैसे कि संबंध देखिए, जो मेहनत करेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो मेहनत करेगा वो उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपसी संबंध दिखाया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, इनमें भी आपसी संबंध है। जितना उतना, जैसे कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो आपस में संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहां दो वस्तु या व्यक्ति में आपसी संबंध दर्शाया जाता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो हुआ संबंधवाचक सर्वनाम आपके क्लियर कि जहां दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में आपस में संबंध बताया जाता हो, कोई न कोई आपस में रिश्ता बता दिया जाता हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और इन शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यदि ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो पद परिचय में एक प्रश्न भी आपके गलत नहीं होगा। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए
ये तो अच्छे तरीके से क्लियर ही आपके पहले से ही कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां किसी पंक्ति में प्रश्न का बोध हो, जहां किसी पंक्ति में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का पता चलता हो, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि कब, कौन, क्या, कैसे आदि जो शब्द होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। जैसे कि कब, कौन, कैसे, कहाँ आदि जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। तो सर्वनाम आपकी क्लियर हुआ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है विशेषण। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण का अर्थ क्या होता है। देखिए विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुरेश ईमानदार है, सुरेश ईमानदार है, ये हमारा एक वाक्य है। इस वाक्य को सर्वनाम में भी ऐड करके देख लीजिए, वह ईमानदार है। तो यहाँ पर सुरेश क्या है? संज्ञा, वह शब्द क्या है? सर्वनाम। इतना तो हम पढ़ चुके हैं, यह है सर्वनाम। अब ईमानदार यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर ईमानदार शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो सुरेश और वह शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण होगा। तो देखिए विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। हुई परिभाषा क्लियर कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब देखिए विशेषण 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। देखिए जैसे कि गुणवाचक के नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुणवाचक के नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का बोध होता हो, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का पता चलता हो, गुण का बोध होता हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि किसी का गुण, रूप, रंग, दशा, स्थान, स्थिति, दोष, समय आदि का जहां पर बोध होता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? गुणवाचक सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अच्छा, बुरा, ये उदाहरण है भाई। अच्छा, बुरा, जैसे कि वह लड़का अच्छा है, वह बुरा है, तो ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये शब्द किस में गिने जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में गिने जाएंगे। जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, सच्चा, जैसे काला, रंग है ये काला, सफेद, सफेद, उत्तरी, ये दिशा हो गई उत्तरी, जैसे कि उत्तरी
उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, ये क्या होती है? दिशा होती है। तो दिशा भी इसमें आती है, उत्तरी, पश्चिमी, जैसे कि बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, तो ये दिशा के अंतर्गत गिने जाते हैं। उत्तरी, पश्चिमी आदि शब्द किस में गिने जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में गिने जाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा। जहां किसी के गुण, रूप, रंग, स्थान, स्थिति, समय, दोष, दशा आदि का बोध होता हो, दिशा आदि का बोध होता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको कराई दिए, जैसे कि अच्छा है, बुरा है, कमजोर है, पतला है, मोटा है, पश्चिमी है, उत्तरी है, सफेद है, काला है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। दूसरा हमारा विशेषण आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, देखिए संख्यावाचक विशेषण कहाँ पर होते हैं? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां पर संख्या विशेष का बोध हो, जहां पर संख्या विशेष का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार जहां पर कोई संख्या विशेष का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि 1, 2, 3, प्रथम, तृतीय, दोनों, चारों, ये तो हुई निश्चित। जो निश्चित संख्या होती है ये तो हुई निश्चित संख्या। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या भी होती है, जैसे कि कई, कुछ, सब। जैसे कि विवाह में कई व्यक्ति आए, विवाह में कई व्यक्ति आए, मेरे पास कुछ सामान है, विवाह में सभी व्यक्ति आए, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सभी आए, कितने, 100 आए, 200 आए, 1500 आए, सभी आए, तो यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। तो ये अनिश्चय शब्द भी संख्यावाचक विशेषण में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित का भी बोध होता है तो अनिश्चित का भी बोध होता है। तो इस प्रकार ये शब्द संख्यावाचक विशेषण में गिने जाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा ये कि जहां पर किसी संख्या विशेष का बोध हो, किसी संख्या विशेष का पता चलता हो, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या का बोध होता हो, संख्या का पता चलता हो, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप या तोल, यानी जहां पर किसी वस्तु को मापा जाता हो, जहां पर किसी वस्तु को मापा जाता हो या तोला जाता हो, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि 2 मीटर, ये इकाई विशेष है, ये क्या इकाई, जहां पर इकाई का प्रयोग हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि 2 मीटर, 2 मीटर 5 किलो, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, 5 किलो आम, 10 हेक्टर। तो जहां पर ये इकाई विशेष आती है वहां पर कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई माप बताई गई है, जैसे कि 2 मीटर माप है, किलो जैसे कि ये तोल है, और 10 हेक्टर, हेक्टर ये माप है। तो इस प्रकार जहां पर माप या तोल बताई जाती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित, आपके सामने ये शब्द लिखे हुए, ये है निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जैसे कि ज्यादा, कम, जैसे कि ज्यादा चीनी दे दो, मुझे ज्यादा चीनी दे दो, मुझे कम दही दे दो। तो इस प्रकार ये शब्द भी मात्रा का बोध करा रहे हैं, किसी
माप या मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए शब्द किस में गिने जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में गिने जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, जहां माप या तोल का बोध हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो हुआ परिमाणवाचक विशेषण आपके क्लियर, कि जहां पर माप या तोल बताई जाती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। अंतिम हमारा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण देखिए, इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहां पर होता है, जहां पर किसी संज्ञा के पूर्व में, संज्ञा के पहले यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पूर्व यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक संज्ञा, जैसे कि यह पुस्तक, तो यह शब्द किस में आएगा, संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा, क्योंकि यह शब्द पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। वह घर, वह शब्द भी किस में आएगा, संकेतवाचक विशेषण में आएगा। वे आदमी, वे शब्द किस में आएगा, संकेतवाचक विशेषण में आएगा। तो संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जहां संज्ञा की तरफ इशारा किया जाता है वहां वे शब्द संकेतवाचक विशेषण में गिने जाते हैं। जैसे कि यह पुस्तक, पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है, यह शब्द घर की तरफ संकेत कर रहा है, वह शब्द आदमी की तरफ संकेत कर रहा है, वे शब्द। तो इस प्रकार ये शब्द किस में गिने जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण में गिने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सर्वनाम और विशेषण दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो आगे की टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।